हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम गणित शिक्षण विधि के पार्ट सेकंड में महान गणितज्ञ या प्रसिद्ध गणितज्ञ जो हैं उनके गणित के क्षेत्र में जो योगदान है उसके बारे में जानेंगे। अपनी पहली जो क्लास जो हुई थी उसमें गणित के इतिहास के बारे में अपन ने पढ़ा था। हल्का सा मैं रिकैप करवा देता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ जैसे कि रेखा गणित, अंक गणित, इनकी अपन बात करें तो उसमें अंक गणित का जब नाम आता है तो इसके साथ में किस गणितज्ञ का नाम हमने लिखा था? इसमें हमने लिखा था आर्किमिडीज का नाम लिखा था, आर्किमिडीज। रेखा गणित जो है इसके साथ में किसका नाम आया था? इसके साथ में यूक्लिड का नाम आया था, यूक्लिड। बीजगणित, बीजगणित की जब बात करते हैं तब किसका नाम आया था? अल-ख्वारिज्म, अल-ख्वारिज्म। और बीजगणित के बाद में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की जब बात करते हैं तब हिपार्कस, हिपार्कस का नाम लेते हैं। और त्रिकोणमिति के बाद में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जॉन गॉटफ्राइड एकेनवाल, एकेनवाल। और एक अपनी रह गई थी लघु गुणक, लॉग है, लघु गुणक। और लघु गुणक की बात जब हम करें तो इसमें किसका नाम आता है? यहां इसमें नाम आता है जॉन नेपियर का, जॉन नेपियर। ठीक है ना? ये तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। एक और चीज बताऊं, रेखा गणित के साथ में कई बार देखते हैं तो यहाँ थेल्स का नाम भी आता है। किसका नाम आता है? थेल्स। ठीक है, लेकिन यदि थेल्स और यूक्लिड दोनों ऐसी संभावना नहीं बनेगी, लेकिन बुक्स वगैरह में देखते हैं वहाँ कुछ एक में थेल्स मिलता है, यूक्लिड मिलता है, लेकिन हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं कि रेखा गणित के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? यूक्लिड को जाना जाता है। एक आता आधुनिक गणित के जनक, उसकी भी अपन आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले महान या प्रसिद्ध जो गणितज्ञ हैं उसमें आर्यभट्ट की अपन सबसे पहले बात करते हैं। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर बिहार। आर्यभट्ट जो हैं इनका जन्म कुसुमपुर बिहार में हुआ था। मध्यकाल के ये गणितज्ञ थे। इनकी जो पुस्तकें थी उन पुस्तकों में मुख्य जो पुस्तक थी वो थी आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। दूसरी पुस्तक थी इनकी 10 गीतिका। तीसरी जो पुस्तक थी वो थी तंत्र। और चौथी जो पुस्तक थी उसका नाम था आर्यभट्ट सिद्धांत, आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्ट की कितनी पुस्तकें थी? मुख्य रूप से आर्यभट्टियम थी, 10 गीतिका थी, तंत्र थी, आर्यभट्ट सिद्धांत था। आर्यभट्टियम जो पुस्तक है संस्कृत में थी और इसकी जो खास जो है ये पहली पुस्तक है अपने इतिहास में इस तरह की जिसके लेखक के नाम से ही पुस्तक का नाम है। तो पुस्तकें आर्यभट्टियम मुख्य होगी नाम के ध्यान में। 10 गीतिका अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आर्यभट्ट सिद्धांत के लिए बताऊं, इस पुस्तक के केवल 24 श्लोक अभी अपने पास में सुरक्षित हैं, जबकि और इसका जो भाग है वो हमारे पास में सुरक्षित नहीं है। आर्यभट्ट का योगदान अपन जाने, क्योंकि मुख्य रूप से आप जानते हो भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम जो उपग्रह प्रक्षेपित किया था वो आर्यभट्ट के नाम से ही प्रक्षेपित किया था 1975 में। तो आर्यभट्ट का अपने देश के लिए गणित के क्षेत्र में कौन सा मुख्य योगदान रहा है? तो एक चीज़ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ अपन कई बार प्रश्न आता है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज या शून्य का जो योगदान है वो भारत का है, उसमें आर्यभट्ट नहीं है। आर्यभट्ट ने एक सिद्धांत दिया था सूर्य केंद्रित सिद्धांत, और वो जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है उसको किस नाम से जानते हैं? शून्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यभट्ट का जो योगदान है उसमें।
सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत क्या था? आर्यभट्ट से पूर्व जितने भी जो दार्शनिक थे, ज्योतिषाचार्य थे, खगोल शास्त्री जो थे, उन्होंने ये धारणा बना रखी थी, ये धारणा दी थी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। पहला ज्योतिषाचार्य खगोलविद आर्यभट्ट था जिन्होंने ये बात बताई थी कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है और ये अपनी ही धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी ग्रह जो हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। किस तरह से? एक गोलाकार या एक वृत्तीय पथ में। गोलाकार या ये वृत्तीय पथ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे शून्य सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया था कि जब किसी नदी में या जल के प्रवाह में जब नाव प्रवाह की दिशा में बहती है तो स्थिर पेड़ हैं या पाषाण या पहाड़ जो हैं वो उसके विपरीत दिशा में गति करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही उन्होंने देखा कि जब पृथ्वी पर हम देखते हैं तो अन्य जो ग्रह हैं वो उसके विपरीत दिशा में गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो कौन सा सिद्धांत दिया था? सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। दूसरा सबसे बड़ा इनका जो योगदान था वो था पाई का मान। पाई का जो शुद्ध मान था, पाई का सबसे पहला परिकलित जो मान दिया था वो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। और ये पाई का जो मान है वो कितना दिया था? पाई का मान था 3.1415। ये आर्यभट्ट ने सबसे पहले शुद्ध परिकलित मान दिया था। देखो एक मान ये भी लिखते हैं हम, पाई बराबर 22/7। कितना लिखते हैं? पाई बराबर 22/7। ये इसके पश्चात आया था। और ये भी ध्यान में रखना है, ये आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट द्वितीय ने। ऊपर वाला मान किसने दिया था? आर्यभट्ट प्रथम ने। तो यहां पर लिखेंगे आर्यभट्ट द्वितीय, आर्यभट्ट सेकंड ने कौन सा? पाई बराबर 22/7। तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत हो गया। पाई का मान 3.141 के रूप में इन्होंने परिकलित किया था। आर्यभट्ट जो है इन्हें त्रिकोणमिति का क्या कहा जाता है? प्रतिपादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति का प्रतिपादक। साइन, कोजा, वर्साइन है, इस तरह के जो थीटा फलन जो थे उनके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी किसने दी थी? आर्यभट्ट ने दी थी। आर्यभट्ट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरबी जो लोग हैं, कौन से? अरबी लोग अरबी लोग आर्यभट्ट को किस नाम से जानते थे? अजरमर के नाम से जानते थे। अजरमर। अरबी लोग आर्यभट्ट को किस नाम से पुकारते थे? आर्यभट्ट को अजरमर के नाम से पुकारा करते थे। चलें फिर नेक्स्ट। तो एक बार वापस हल्का सा बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण सूर्य केंद्रित सिद्धांत, पाई का मान, है ना, 10 गीतिका और आर्यभट्ट में इनकी पुस्तक। ब्रह्मगुप्त जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जन्म वाला जो है वो बिल्कुल पूछा जाता है क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध कहाँ से? राजस्थान से। भीनमाल जालोर जो अपने राजस्थान का ही एक भाग है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। भीनमाल। जालोर। इनकी पुस्तकों की बात करें, पुस्तकों की बात से पहले मैं ये बताऊं कि इन्होंने अपनी शिक्षा या जो अपना पांडित्य जो था वो उज्जैन उस समय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो था, उज्जैन जो नगरी थी, वहाँ इन्होंने रह करके और अपना कार्य क्षेत्र या अपना कार्य वहाँ किया था। पुस्तकों में इनकी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत आती है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और दूसरी पुस्तक जो है वो है खंड खाद्य। पहली कौन सी होगी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। आर्यभट्ट के लिए आर्यभट्टियम था।
गुप्त के लिए ब्रह्मस्फुट हो गया, ये वाली है। उसमें 10 गीतिका था, यहाँ कौन सी है, खंड खाद्य है। तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति सबका उसमें रोल था। मुख्य रूप से ये जो पुस्तक थी ये ज्योतिष के ऊपर थी। किसके ऊपर थी? ज्योतिष के ऊपर, ज्योतिष पर थी। इसमें जो बीज गणित का भाग था, बीज गणित के भाग को कूटक गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटक। बीज गणित के भाग को क्या कहा जाता है? कूटक गणित कहा जाता है। ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत अंकगणित, रेखा गणित, बीज गणित, ज्योतिष से संबंधित था ये। इसमें बीज गणित का जो भाग है उसे किसके नाम से जानते हैं? कूटक गणित के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इनकी पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? खंड खाद्य था। गणित के क्षेत्र में योगदान की बात हम करें कि गणित के क्षेत्र में इनका योगदान क्या था, तो सबसे पहली जो बात करें अपन कि गणित के क्षेत्र में इनके योगदान की जहाँ बात आती है तो शून्य की जो हम बात करते हैं वो यहाँ आता है। इन्होंने शून्य को परिभाषित किया था, शून्य को परिभाषित किया था, शून्य को परिभाषित किया। बहुत महत्वपूर्ण है, शून्य की खोज नहीं, शून्य को परिभाषित किया था। और शून्य को परिभाषित किस रूप में? शून्य को इन्होंने खालीपन के रूप में बताया था। क्या बताया था? शून्य को इन्होंने खालीपन के रूप में बताया था कि शून्य जो होता है खालीपन के रूप में होता है। शून्य को परिभाषित किया था, शून्य को परिभाषित। शून्य का अर्थ क्या होता है? खालीपन। शून्य का अर्थ क्या होता है? खालीपन होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक रूम में 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं और बाहर से किसी व्यक्ति को हम भेजते हैं, उससे पूछते हैं कि भैया अंदर कितने हैं, तो वो कहेगा 5, और उन 5 बच्चों को कहते हैं बाहर आ जाओ। फिर किसी व्यक्ति को भेज करके पूछते हैं कि भैया रूम के अंदर कितने बच्चे हैं, तो वो क्या जवाब देगा बताओ? ये कहेगा क्या शून्य है? नहीं कहेगा ना, वो क्या कहेगा? खाली है। क्या कहेगा? खाली है। इस तरह की परिभाषा जो दी थी वो किसने दी थी? ब्रह्मगुप्त ने दी थी। तो शून्य का अर्थ क्या बताया था उन्होंने? खालीपन बताया था। उन्होंने इस तरह से समझाया था जैसे कि a माइनस a बराबर क्या होता है? 0 होता है, या k माइनस k बराबर क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा स्थानीय मान। स्थानीय मान की जो देन है वो किसकी है? ब्रह्मगुप्त की है। स्थानीय मान की देन किसकी है? ब्रह्मगुप्त की है। तीसरी इनकी जो उपलब्धि थी वो थी a बराबर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d। आ गया ध्यान में? किस चीज का? चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। कौन सा हो गया? स्थानीय मान। और तीसरी उनकी जो देन है मुख्य रूप से चक्रीय चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था वो इन्हीं की देन है। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा जो एक और है इनका महत्वपूर्ण कि इनका क्या मुख्य रोल था? सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की जो गणना की थी उसमें सबसे शुद्ध जो गणना थी वो किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने की थी। पृथ्वी की परिधि की गणना, परिधि या परिधि का परिकलन, शुद्धतम, पहला शुद्धतम परिकलन किसका था? पहला शुद्धतम परिकलन ब्रह्मगुप्त के द्वारा था। परिधि का परिकलन, पृथ्वी की परिधि का परिकलन। और एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं जो आगे आपके लिए छोड़ूंगा, देखना है कि उसमें क्या होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो मैं और बता दूं, इसमें जो खास प्रश्न है वो ये वाला है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। कौन सा प्रश्न है? भास्कराचार्य जो हैं, भास्कराचार्य ने इनको
गणित चक्कर चूड़ामणि की उपाधि से विभूषित किया था। ब्रह्मगुप्त को किसने? भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त को गणित चक्कर चूड़ामणि की उपाधि से विभूषित किया था। तो कौन सी चीजें हैं? हल्का सा रिपीट करा रहा हूं मैं। खंड खाद्य, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। उसके बाद में शून्य को परिभाषित किया था। शून्य का अर्थ होता है खालीपन। उसके बाद में अपन चलते हैं, स्थानीय मान दिया था इन्होंने। इनने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो दिया था, और पृथ्वी की परिधि का परिकलन सबसे पहले शुद्धतम जो किया था वो किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। भास्कराचार्य द्वितीय, अभी जैसे अपन जो बात कर रहे थे कि चक्कर चूड़ामणि, भास्कराचार्य द्वितीय ने वो उपाधि जो थी ब्रह्मगुप्त को दी थी। भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म, तो जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है जैसे, लेकिन ये महान थे तो थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। विजड विड, जड विड, ये पाटन महाराष्ट्र सह्याद्री की जो पहाड़ियां हैं वहां ये इनका गांव था, ये क्षेत्र था, वहां जन्मे थे ये। सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का? धरणिकात्मक सिद्धांत का। कौन से सिद्धांत का? धरणिकात्मक सिद्धांत। आ गया ना ध्यान में? धरणी मीन्स पृथ्वी, धरा है। धरणिकात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और धरणिकात्मक सिद्धांत जो है उसके अनुसार कि पृथ्वी जो है वह वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। धरणिकात्मक सिद्धांत से ये स्पष्ट होता है कि न्यूटन से पूर्व भास्कराचार्य द्वितीय को गुरुत्वाकर्षण के बारे में ज्ञान था। तो ये चीज कहते हैं कि न्यूटन से पूर्व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इनको ज्ञान था, जिसका उल्लेख धरणिकात्मक सिद्धांत में किया गया था। एक अंकपारा सिद्धांत की बात आती है, तो अंकपारा सिद्धांत पे किसने दिया था? भास्कराचार्य सेकंड ने दिया था। इनकी पुस्तकें हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पुस्तकों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सिद्धांत शिरोमणि का। कौन सा आता है? सिद्धांत शिरोमणि का नाम आता है। दूसरी जो पुस्तक है इनकी, दूसरी पुस्तक के उनके सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। और तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है करण कोतूहल, करण कोतूहल। भास्कराचार्य की मुख्य जो पुस्तकें हैं सिद्धांत शिरोमणि है, सूर्य सिद्धांत है और करण कोतूहल है। सूर्य सिद्धांत जो है इसके 4 पार्ट थे। कितने पार्ट थे इसके? इसके 4 भाग थे। पहला जो भाग था इसका, उसका नाम था लीलावती। क्या नाम था? लीलावती। दूसरा जो भाग है वो था बीज गणित। तीसरा जो भाग था वो था गोलाध्याय। और चौथा जो भाग था वो था ग्रह गणित। ये 4 इसके पार्ट थे। लीलावती, बीजगणित। बहुत बार प्रश्न आता है कि लीलावती के लेखक कौन है। लीलावती जो है इनकी लड़की का नाम था, और अपनी लड़की के नाम से इन्होंने इस गणित का जो एक पार्ट था उसका नामकरण इन्होंने किया था। लीलावती जो है इसको क्या कहते हैं? इसको पाटी गणित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाटी गणित। जानते हो क्या पाटी क्या होती है? आप तो नहीं जानते होंगे पाटी क्या होती है। पाटी हम तो पढ़ा करते थे ना, उस समय उड़ाने के लिए काम में लिया करते थे। एक वो पाटी हुआ करती थी, है ना। और वो कई बार लड़ाई होती थी तो अपना साथी जो होता था उसको ठोकने पीटने के लिए भी पाटी का इस्तेमाल किया करते थे। तो पाटी गणित किसको कहते हैं? लीलावती को कहते हैं। पाटी गणित जो है ये किससे संबंधित थी? ये अंक गणित से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? अंक गणित। इसका संबंध किससे था? अंक गणित से था। बीजगणित, अंगणित होगी, बीजगणित होगी, गोलाध्याय
सीधा सीधा कह सकते हैं ये रेखागणित का पार्ट था। लेकिन गोलाध्याय जो है इसमें ऋतुओं का बड़ा सरस वर्णन किया गया है। किसका? ऋतुओं का सरस वर्णन। सरस वर्णन किसमें मिलता है? गोलाध्याय में मिलता है। और ग्रह गणित जो होती है ये था ज्योतिष का पार्ट होता था, ये ज्योतिष गणित हुआ करती थी। तो इस तरह से भास्कराचार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है धरणिकात्मक सिद्धांत, ठीक है। दूसरा सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल। सिद्धांत शिरोमणि उसके 4 पार्ट हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? लीलावती है। लीलावती को किस नाम से जानते हैं? पाटी के नाम से उसे जानते हैं। चलो नेक्स्ट, महावीराचार्य। महावीराचार्य जो हैं उनसे संबंधित 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक उनकी पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह। क्या है इनकी पुस्तक? पुस्तक का जो नाम है वो है गणित सार संग्रह, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो अपन पॉइंट लेंगे इसमें वो उनके योगदान से है। लघुत्तम समापवर्तक की कल्पना सबसे पहले महावीराचार्य ने की थी। किसकी? लघुत्तम समापवर्ते की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? महावीराचार्य ने की थी। श्रीधराचार्य जो हैं, झट से दिमाग में आता होगा कि श्रीधराचार्य सूत्र चलता है ना, श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा श्रीधराचार्य सूत्र है? ax² + bx + c = 0। और यहाँ जो x की वैल्यू हम निकालते हैं -b ± b² - 4ac का क्या कर देते हैं? अंडर रूट कर देते हैं अपॉन में 2a। इस सूत्र को किस नाम से जानते हो भैया? इसे श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य जो हैं इनकी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है त्रिशतिका। क्या नाम है? त्रिशतिका। पुस्तक का नाम क्या है? त्रिशतिका। इन्होंने द्विघात समीकरण का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो 2 चीजें इसमें भी महत्वपूर्ण होगी। चलिए नेक्स्ट, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वर्तमान में जो गणित अपन पढ़ रहे हैं उसमें एक गणित और है जो मैं वहाँ छोड़ के गया था। रेखा गणित, त्रिकोणमिति, मैट्रिक्स, है ना, बहुत सारे अपने नाम लिए थे, लघु गुणक वाला लिया था। तो एक कौन सी चलती है? वैदिक गणित चलती है। जहाँ भी वैदिक गणित का नाम आता है वहाँ किसका नाम आएगा? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का नाम आएगा। तो ये पुरी के शंकराचार्य थे, पुरी के शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य रहे थे। वैदिक गणित के प्रतिपादक, वैदिक गणित के प्रतिपादक, जनक कह सकते हैं। वैदिक गणित जो है वो जटिल गणनाएं जो होती हैं गणित की उनको बहुत ही सरलतम रूप से क्या करती है? हल करती है। तो वैदिक गणित के प्रतिपादक कौन है? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं। वैदिक गणित जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे मानस गणित भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मानस गणित भी कहते हैं। देखो गणित की जब बात आती है तो गणक कहते हैं, राशि विद्या कहते हैं उसे, हैं उसे क्या कहते हैं? पाटी गणित कहते हैं। मानस गणित भी नाम अपन ने देखा है। इसमें 16 तो सूत्र होते हैं। 16 कितने होते हैं? 16 तो सूत्र होते हैं और 13 इसमें क्या होते हैं? उपसूत्र होते हैं। तो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र। अपने ऋग्वेद जो है उसमें 16 श्लोक हैं और उन 16 श्लोकों का स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित जो है उसमें उदाहरण सहित क्या की है? व्याख्या की है, जो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया इस तरह से कि ऋग्वेद के परिशिष्ट 2 में 16 सूत्रों की विवेचना उदाहरण सहित वैदिक गणित में की गई है। किसके द्वारा? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के द्वारा की गई है। वराह मिहिर, वराह मिहिर की पुस्तक
वराहमिहिर की जो पुस्तक है उसी के लिए मैंने सिर्फ इनको लिया है। पूछा जा सकता है, पंच सिद्धांति का इनकी पुस्तक है, पंच सिद्धांति का। देखो कई बार क्या होता है, कुछ एक जैसे लीलावती है, आर्यभट्टियम है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, ये प्रश्न चलते रहते हैं बिल्कुल। लेकिन कई बार एक ऐसा प्रश्न आता है कि जिसको हम गूगल पर भी सर्च करते हैं तो वो अपने को नहीं मिलता। इसलिए कुछ एक चीज़ें इसमें इस टाइप की डाली हैं क्योंकि अपन जो ऑफलाइन क्लास होती है उतना ऑनलाइन पर नहीं कर सकते, और जितना बुक में होता है वो ऑफलाइन क्लास में नहीं कर सकते। फिर भी कोशिश है। तो पुस्तक पंच सिद्धांति का। वराहमिहिर जो हैं ये आर्यभट्ट के समकालीन थे, आर्यभट्ट के समकालीन थे, आर्यभट्ट के समकालीन थे। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 मुख्य हुआ करते थे, उसके सलाहकार वगैरह बुद्धिजीवी जो थे उसमें ये शामिल थे। डॉक्टर गणेश प्रसाद, ये बिल्कुल नया है, ये आधुनिक गणितज्ञ थे। कौन थे डॉक्टर गणेश प्रसाद? आधुनिक गणितज्ञ थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है, इन्होंने तरंगदैर्ध्य फलन और गोलीय हरात्मक के ऊपर अपना शोध पत्र लिखा था। और वो जो शोध पत्र है इनका शोध पत्र तरंगदैर्ध्य फलन और गोलीय हरात्मक था। और ये किस में छपा था? ये मैसेंजर ऑफ मैथमेटिक्स में छपा था। ये किस में छपा था? मैसेंजर ऑफ मैथमेटिक्स में छपा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश प्रसाद, डॉक्टर गणेश प्रसाद, जिनका जो शोध पत्र था मैसेंजर ऑफ किस में छपा था? मैथमेटिक्स में छपा था। आधुनिक गणितज्ञ हैं। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं इनकी। 1923 में ये स्वतंत्र रूप से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। विधानसभा के सदस्य बने थे, ये स्वतंत्र रूप से चुने गए थे। और एक आगरा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर गणेश प्रसाद ने की थी। इस तरह से तो मैसेंजर ऑफ मैथमेटिक्स 1923 में विधानसभा के सदस्य बने थे और आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। श्रीनिवास रामानुजन जानते हो बिल्कुल, क्योंकि प्रश्न होता है सीधा सीधा। राष्ट्रीय गणित दिवस होता है ना, कब? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। 22 दिसंबर 1887 को ये जन्मे थे। और यही 22 दिसंबर जो है ये राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में, ठीक है ना। जन्म हुआ कहाँ? इरोदा, तमिलनाडु में एक स्थान है इरोदा, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मुख्य योगदान था उसकी अपन बात करें, रामानुजन की देन, रामानुज संख्या बताता हूँ। उससे पहले रामानुजन की जो देन है वो हम लेते हैं। इन्होंने जादुई वर्गों की खोज की थी। जादुई वर्गों की खोज इन्होंने की थी। एक उनकी ये बड़ी रोचक घटना है कि जैसे रामानुज के जो गुरु थे वो क्लास में, कक्षा में पढ़ा रहे थे और उन्होंने कहा था कि समान संख्या में जब समान संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। तो उन्होंने उसी समय ये कहा था कि समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो 1 नहीं आता। क्यों हो गया ना? समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो 1 नहीं आता। कितना आता है? अरे शून्य में शून्य का भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा क्या? ये आनंद आएगा? मैं तो कहता हूँ 5 आएगा। प्रूव करके बताऊँ? चलो देखो,
देखो 9 में 3 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 3। 18 में 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है 6। 35 में 7 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 5 है। और 49 में 7 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 7। देखो बिल्कुल 0 में 0 का भाग देने पर 5 किस तरह से आता है बताऊं। देखो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 9। 6 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 36 18। 7 को 5 से गुणा किया कितना आया 35। और 7 को 7 से गुणा किया कितना आया 49। तो 0 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 0। हो गया ना सिद्ध। गणित जो होती है भाई गणित के अनुसार सिद्ध किया है। तो 0 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। 5 नहीं आता, मजाक कर रहा हूँ। शून्य में शून्य का भाग देने पर 1 नहीं आता। संख्या में संख्या का भाग देने पर 1 नहीं आता। तभी विवाद भी हो जाता है ऐसे कि शून्य संख्या है कि नहीं है। तभी ब्रह्मगुप्त ने शून्य की परिभाषा के रूप में क्या बताया कि शून्य क्या होता है खालीपन। खालीपन जो होता है उसे क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। तो यहाँ अनंत लिखते हैं अपन, अपरिमित अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिमित अपरिभाषित। तीसरा देखो, तीसरी जो बात अपन करते हैं मोक थीटा। मोक थीटा फंक्शन किनकी देन है? मोक थीटा फंक्शन रामानुज की देन है। मोक थीटा फंक्शन किसकी देन है? रामानुजन की देन है। चौथा जो महत्वपूर्ण योगदान अपन देखें, पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की परिधि का परिकलन सबसे पहले किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। लेकिन रामानुजन ने पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा के सापेक्ष ज्ञात की थी। किसके सापेक्ष? भूमध्य रेखा के सापेक्ष ज्ञात की थी। रह जाएगा ध्यान में, भूमध्य रेखा के सापेक्ष परिधि ज्ञात की थी। किसने? रामानुजन ने। जबकि ब्रह्मगुप्त की अपन बात करें तो उन्होंने पृथ्वी की परिधि सबसे पहले परिकलित की थी। तो चौथा पॉइंट अपना ये हो गया, कौन सा? जादुई वर्गों की खोज, सम्मान संख्या वाला आ गया, मोक थीटा फंक्शन और पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा के सापेक्ष इन्होंने ज्ञात की थी। अब रामानुजन संख्या की अपन बात करें तो देखो रामानुजन संख्या क्या है? नाम सुना होगा अपने, हार्डी, प्रोफेसर हार्डी, प्रसिद्ध गणितज्ञ। ये जब रामानुजन बीमार थे तब इनसे मिलने के लिए आए थे। और जब मिलने के लिए आए तो जिस टैक्सी या जिस गाड़ी में आए थे उस गाड़ी का जो नंबर था वो था 1729। कितना नंबर था? 1729। और उन्होंने रामानुज को आकर के कहा था कि बड़ा अपशकुन है। तो रामानुज ने पूछा कैसे? को मैं जिस टैक्सी या जिस कार में आया हूँ उसका नंबर 1729 है और ये संख्या बड़ी अपशकुनी होती है। तो रामानुज ने कहा ये संख्या तो बड़ी मतलब शकुन वाली है, बहुत अच्छी संख्या है। उन्होंने बताया कि यही एक ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं के घन के योग से बनती है 10 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 है, और एक 12 की घात 3 प्लस 1 की घात 3। ये दोनों जो हैं इनका हल अपन करते हैं तो कितना होता है? 1729। इस 1729 को क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। हार्डी का ही एक और रोचक जो है तथ्य मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा इस रूप में लें। लालू प्रसाद यादव का नाम जानते होंगे आप। लालू जी जब बने थे, सीएम बने थे, तो वो बिल्कुल बिहारी बोला करते थे। उनको जापान जाना था तो जापान जाने से पहले उनको जापानी सीखने के लिए एक जापानी विशेषज्ञ उनके पास में आया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपको सब 10 दिन में जापानी सिखा दूंगा। तो वो जापानी सिखाने के लिए लालू जी को प्रयासरत हो गए और 5-7 दिन बाद में पता चला कि जो जापानी जो था वो उसको बिहारी आने लग गई। क्या आने लगी? बिहारी। यानी लालू जी ने अपने प्रभाव से उस जापानी को क्या सिखा दी? बिहारी सिखा दी। ऐसा ही कहाँ हुआ? यहाँ इनके एक साथ में बड़ी ही रोचक जो चीज़ है वो बताऊं। प्रोफेसर हार्डी जो हैं वो रामानुज को गणित सिखा रहे थे। तो वो खुद कहते हैं कि मुझे एक मौका मिला था रामानुज को गणित पढ़ाने का और मैं उसमें कुछ हद तक सफल भी रहा और जितना मैंने रामानुज को सिखाया उससे अधिक मैंने उससे सीखा।
जितना मैंने रामानुज को सिखाया उससे अधिक मैंने रामानुज से सीखा। तो बड़ा अच्छा कथन है, सीधा पूछा जा सकता है। देखिए ये हार्डी का कथन, मैंने रामानुज को पढ़ाने का प्रयास किया और कुछ सीमा तक इस कार्य में मैं सफल भी हुआ, किंतु जितना उसने मुझसे सीखा उससे अधिक मैंने उससे सीखा। तो ये किसका कथन है? ये हार्डी का कथन है। किसके बारे में? ये रामानुजन के बारे में है। रामानुजन के शोध पत्र जो हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? ये रामानुजन डायरी या नोटबुक के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? रामानुजन डायरी या नोटबुक के नाम से जाने जाते हैं। फिर आधुनिक गणितज्ञों की बात करें तो एक लास्ट में नाम और रह जाता है, बड़ा अच्छा प्रश्न आता है छोटा सा, वो है मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा जो हैं ये भी आधुनिक गणितज्ञ थे और इनका नाम किस तरह से आता है? अपने राष्ट्रीय कैलेंडर सुधार समिति जो बनी थी ये इनकी अध्यक्षता में बनी थी, इनकी अध्यक्षता में। और राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग जिसे हम कहते हैं वो भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को लागू किया था और इसकी जो अनुशंसा जो है वो किसने की थी? ये मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में बनी समिति ने की थी। हैं तो राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस पर आधारित होता है? शक संवत पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? शक संवत पर है। एक तो होती है विक्रम संवत, एक होती है शक संवत। और शक संवत का प्रथम जो माह होता है वो चैत्र माह होता है। प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र माह होता है। अपना जो वित्तीय वर्ष है भारत सरकार के लेखानुदान या भारत सरकार की जो वित्तीय जो चीज़ें होती हैं वो 1 अप्रैल से न्यू ईयर के रूप में प्रारंभ होती हैं। तो 1 अप्रैल मीन्स 22 मार्च से स्टार्ट नहीं करके कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? उसे 1 अप्रैल से उसे स्टार्ट किया जाता है। तो मेघनाथ साहा राष्ट्रीय कैलेंडर सुधार समिति। विदेशी गणितज्ञ जिसमें नाम आता है थेल्स का। थेल्स का जो नाम है वो इलेक्ट्रोस्टैट में भी आता है। आवेश की जब बात करते हैं तब थेल्स का नाम आता है। उसके बाद में पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के लिए देखिए ये थेल्स के शिष्य थे। थेल्स के शिष्य थे। दूसरा बता दोगे आप कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी? आरण ध्यान में, कारण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। किसने दी थी? कहाँ से नाम आता है? इसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। आ गया ना ध्यान में? अपने पहले पार्ट में मैंने बताया था कि पाइथागोरस से पूर्व बोधायन को इसका ज्ञान था। तीसरी जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊं, एक तो संख्या होती है शुभ वाली और एक संख्या होती है अशुभ वाली। बताओ शुभ वाली कौन सी होती है? 1, 3, 5 होती है ना, 2, 4, 6, ये कौन सी होगी? अशुभ संख्याएं। कौन सी होगी? एक इवन नंबर और एक ओड नंबर, एक सम और एक विषम। तो सम और विषम संख्याओं का वर्गीकरण किसने किया था? पाइथागोरस ने किया था। तो सम विषम का वर्गीकरण, सम विषम का वर्गीकरण किसने किया था? पाइथागोरस ने किया था। और एक इसका पॉइंट महत्वपूर्ण और है, वो कौन सा है? मैथमेटिक्स शब्द जो है वो पाइथागोरस स्कूल ने दिया था। मैथमेटिक्स शब्द, मैथमेटिक्स शब्द पाइथागोरस स्कूल ने दिया था। पाइथागोरस स्कूल की देन है। तो 4 तथ्य हो गए। थेल्स के शिष्य हैं, प्रमेय दी पाइथागोरस प्रमेय, सम विषम संख्याओं का वर्गीकरण किया, मैथमेटिक्स शब्द पाइथागोरियन स्कूल ने दिया था। उसके बाद में बात करते हैं यूक्लिड की। यूक्लिड रेखागणित के
जनक, रेखा गणित के जनक। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और वो बनता है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गणित की, वो कौन सी है? एलिमेंट। कौन सी है? एलिमेंट। एलिमेंट पुस्तक ये किसकी देन थी? ये किसने छापी थी? ये यूक्लिड के साथ में इसका सीधा संबंध है। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गणित की एलिमेंट किसकी है? यूक्लिड की। और खास चीज बताऊं, इसी एलिमेंट के 74वें नंबर की जो प्रमेय है, कौन सी? 74वें नंबर की जो प्रमेय, नंबर की प्रमेय वो कौन सी है? ये वाली है। 74वें नंबर की प्रमेय कौन सी है? पाइथागोरस प्रमेय है। किसमें? एलिमेंट में। तो यूक्लिड रेखागणित के जनक और एलिमेंट पुस्तक। फिर आर्किमिडीज अंकगणित के जनक, अंकगणित के जनक, ठीक है। और इनका दूसरा जो था, पाई का शुद्धतम मान, पाई का शुद्धतम मान जो है वो परिकलित किया था किसने? आर्किमिडीज ने किया था। न्यूटन से संबंधित दो पुस्तकें आती हैं इनकी, एक आती है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, और एक है इनकी पुस्तक प्रिंसिपिया। कौन सी है? प्रिंसिपिया। किताबें तो बहुत सारी लिखा दी, लेकिन याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो न्यूटन जो थे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, प्रकाश से संबंधित पुस्तक लिखी। दूसरी पुस्तक थी इनकी प्रिंसिपिया। दोनों का संबंध किससे था? गणित से भी था। अब एक लास्ट लाइन देखो नीचे, आधुनिक गणित का पितामह कहा जाता है। छोड़ दूं तुम्हारे लिए? आधुनिक गणित का पितामह किसे कहा जाता है? तो चलो देखते हैं, आधुनिक गणित का पितामह किसे कहा जाता है? रामानुज को? नहीं, थोड़ा ध्यान में रखना। आधुनिक गणित के जनक के रूप में आ जाए तो रामानुज का कह देते हैं, लेकिन आधुनिक गणित का पिता कहा जाता है रीनी डिकार्टो को। किसको कहा जाता है? रीनी डिकार्टो को आधुनिक गणित का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, लघुगुण का आविष्कार किया करोगे आप। पूर्व मध्यकाल में हिंदू गणित की एकमात्र पुस्तक जिसके अवशेष कुछ पत्रों के रूप में 1000 ईस्वी में पेशावर में पाए गए। 1000 ईस्वी में कहाँ पाए गए? पाकिस्तान, पेशावर है। स्थान है वक्सल, वक्सल स्थान पर पाए गए। पूर्व मध्यकाल में हिंदू गणित की एकमात्र पुस्तक क्या कौन सी थी? वक्साली गणित थी। वो कौन सी गणित थी? वक्साली गणित, ठीक है। नेक्स्ट देखो, धन संख्या और ऋण संख्या, धन संख्या है और ऋण संख्या का गुणनफल, ऋण संख्या और ऋण संख्या का गुणनफल है, धन संख्या और धन संख्या का गुणनफल है। आरण धन में क्या हो जाएगा? ऋण संख्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा? धन संख्या हो जाएगी। ये जो चीज है वो लिखी हुई है, धन संख्या और ऋण संख्या का गुणनफल है, दो ऋण संख्याओं का गुणनफल। ये किसने दिया था? ढूंढना आपके लिए छोड़ रहा हूं, वरना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंकगणित के प्रमुख ग्रंथ गणित कौमुदी की रचना की थी। गणित कौमुदी, गणित कौमुदी की रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने की थी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मध्यकाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्यकाल। और मध्यकाल कौन सा है? ये 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व ईस्वी से है। ये कहाँ से है? ये ईस्वी से, ध्यान रखना भाई। 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो है उसे क्या कहते हैं? मध्यकाल इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या पद्धति में शून्य के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है? बताओ। देवनागरी लिपि, रोमन संख्या, हिंदू अरबी संख्या, माया संख्या पद्धति? करो। नेक्स्ट, गणित से संबंधित प्रमुख कृति सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति किस धर्म से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से अपने गणितज्ञ जो हैं वो हो गए और गणित का इतिहास अपन ने जान लिया। नेक्स्ट जो क्लास है
गणित क्या है, गणित की परिभाषाओं से अपन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। ओके।